हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी विद संदीप सर। इस वीडियो में हम दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के एमए सोशियोलॉजी सेकेंड सेमेस्टर के फर्स्ट पेपर, जिसका शीर्षक मॉडर्न सोशियोलॉजिकल थॉट है, के सन 2022 में पूछे गए प्रश्न पत्र के आंसर की को लेकर आए हैं। तो इस वीडियो को आप शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद आपको इस बात की जानकारी हो जाएगी कि आपकी आगामी जो परीक्षा होगी सेमेस्टर की, उसमें आपके समाजशास्त्र के फर्स्ट पेपर में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे। तो आइए हम लोग सन 2022 के एमए सोशियोलॉजी सेकेंड सेमेस्टर के फर्स्ट पेपर के प्रश्न पत्र को देखते हैं कि उसमें कौन कौन से प्रश्न पूछे गए थे और उसके क्या सही उत्तर हैं। तो इस प्रश्न पत्र में कुल 40 प्रश्न आपसे पूछे गए थे, और इसमें से जो पहला प्रश्न है वह है कि मैक्स वेबर के लिए आदर्श प्रारूप है। टू मैक्स वेबर आइडियल टाइप्स आर: ऑप्शन ए सामाजिक यथार्थ, ऑप्शन बी समाजशास्त्री घटनाएं, ऑप्शन सी भौतिक उपकरण, ऑप्शन डी मानसिक निर्मितियाँ। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन ए सामाजिक यथार्थ, सोशल रियलिटीज़। प्रश्न संख्या 1 का ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 2 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी मैक्स वेबर की प्रमुख कृति है। ऑप्शन ए द जर्मन आइडियोलॉजी, ये तो कार्ल मार्क्स की है। ऑप्शन बी द सोशियोलॉजिकल ऑफ डायस्पोरा, ये भी मैक्स वेबर की कृति नहीं है। ऑप्शन सी ली सुसाइड, यह दुर्खीम की कृति है। ऑप्शन डी द प्रोटेस्टेंट एथिक्स एंड द स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म, यह मैक्स वेबर की पुस्तक का नाम या कृति का नाम है। तो प्रश्न संख्या 2 का ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि ज्वैक रैशनल क्रिया को जाना जाता है और किस नाम से। ऑप्शन ए दिया है कि प्रभावात्मक क्रिया के नाम से, ऑप्शन बी लक्ष्य उन्मुख क्रिया के नाम से, ऑप्शन सी मूल्य उन्मुख क्रिया के नाम से, ऑप्शन डी परंपरागत क्रिया के नाम से। तो मैक्स वेबर ने जो सामाजिक क्रिया के 4 प्रकार बताए हैं, उसमें से आपसे ये पूछा गया है कि उसमें है ज्वैक रैशनल क्रिया किस को जो है उसको और किस नाम से जाना जाता है। तो प्रश्न संख्या 3 में जो 4 ऑप्शन दिए गए, उसमें से आपका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन बी लक्ष्य उन्मुख क्रिया के नाम से, गोल ओरिएंटेड एक्शन। प्रश्न संख्या 3 का ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 4 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि लक्ष्य उन्मुख तार्किक क्रिया को वेबर ने नाम दिया है। तो लक्ष्य उन्मुख तार्किक क्रिया को जो वेबर ने नाम दिया है, जो 4 ऑप्शन आपके सामने है, उसमें ऑप्शन ए है कि ज्वैक रैशनल क्रिया, ऑप्शन बी बर्ट रैशनल क्रिया, ऑप्शन सी परंपरागत क्रिया, ऑप्शन डी प्रभावात्मक क्रिया। तो प्रश्न संख्या 4 का ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 5 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि द इकोनॉमिक एंड फिलोसफिकल मैन्युस्क्रिप्ट, जो कि 1844 में लिखी गई थी, ये किसके द्वारा लिखी गई है। तो ऑप्शन ए दिया है कि अगस्त काम्ट के द्वारा, ऑप्शन बी कार्ल मार्क्स के द्वारा, ऑप्शन सी मैक्स वेबर के द्वारा, ऑप्शन डी जॉर्ज सिमेल के द्वारा। तो द इकोनॉमिक्स एंड फिलोसफिकल मैन्युस्क्रिप्ट ये 1844 में कार्ल मार्क्स के द्वारा लिखी गई थी। तो प्रश्न संख्या 5 का ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 6 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि मार्क्सवादी सिद्धांत में पूंजीवादी समाज में श्रमिक वर्ग को कहा जाता है। ऑप्शन ए दिया है बुर्जुआ, ऑप्शन बी प्रोलेटेरिएट, ऑप्शन सी श्रमिक, ऑप्शन डी सर्फ। तो मार्क्सवादी सिद्धांत में जो पूंजीवादी समाज है, उसमें श्रमिक को हम लोग प्रोलेटेरिएट के नाम से जानते हैं। तो प्रश्न संख्या 6 का ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 7 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किसने प्रथम बार धार्मिक विश्वासों के आर्थिक विश्वास पर प्रभाव का विश्लेषण किया। तो ऑप्शन ए दिया मैक्स वेबर, ऑप्शन बी कार्ल मार्क्स, ऑप्शन सी कार्ल मैनहाइम, ऑप्शन डी ई दुर्खिम। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन ए मैक्स वेबर। मैक्स वेबर ने सबसे पहले जो है धार्मिक विश्वासों के आर्थिक विकास पे जो प्रभाव पड़ता है उसका विश्लेषण किया था। तो प्रश्न संख्या 7 का ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 8 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि वेबर के बर्स्टेहेन की अवधारणा जो है प्रतिनिधित्व करती है। ऑप्शन ए दिया कि शोधकर्ता द्वारा यथार्थ की व्याख्या के बोध से, ऑप्शन बी सामाजिक कर्ता द्वारा दिए गए यथार्थ के बोध से, ऑप्शन सी यथार्थ की वस्तुनिष्ठ तथ्यों पर आधारित बोध से, और ऑप्शन डी दिया है कि
ग्रंथि आधार पर यथार्थ की व्याख्या या बोध से। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 8 का ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 9 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा वेबर का पद्धति शास्त्र है। ऑप्शन ए आदर्श प्रारूप, ऑप्शन बी सत्ता की अवधारणा, ऑप्शन सी अधिकारी तंत्र, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 9 का ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 10 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि सोशल एंड कल्चर मोबिलिटी पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है। तो यह पुस्तक सोरोकिन के द्वारा लिखी गई। तो प्रश्न संख्या 10 का ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 11 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि आदर्शात्मक संस्कृति की चर्चा किसने की है। तो आदर्शात्मक संस्कृति की जो चर्चा की है वो सोरोकिन ने अपने सामाजिक परिवर्तन के जो सांस्कृतिक सिद्धांत उन्होंने दिया था उसमें की है। तो प्रश्न संख्या 11 का ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 12 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि सोरोकिन के अनुसार निम्नलिखित में से किस संस्कृति में प्रौद्योगिकी आविष्कार अधिक होते हैं। तो जो 4 ऑप्शन है उसमें ऑप्शन ए दिया कि चेतनात्मक संस्कृति में, ऑप्शन बी भावात्मक संस्कृति में, ऑप्शन सी आदर्शात्मक संस्कृति में, ऑप्शन डी भौतिक संस्कृति। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन ए चेतनात्मक संस्कृति, जिसका संबंध इंद्रियों से होता है। तो प्रश्न संख्या 12 का ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 13 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि सोरोकिन के अनुसार निम्नलिखित में से सांस्कृतिक व्यवस्थाओं के दो छोर हैं। ऑप्शन ए कि चेतनात्मक और भावात्मक, ऑप्शन बी है भावात्मक और आदर्शात्मक, और ऑप्शन सी है आदर्शात्मक और चेतनात्मक, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो सोरोकिन के अनुसार जो सांस्कृतिक व्यवस्था के दो छोर हैं वो हैं चेतनात्मक और भावनात्मक। प्रश्न संख्या 13 का ऑप्शन ए जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 14 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि जब व्यक्ति प्रेम और करुणा में आकर क्रिया करे तो वेबर के अनुसार ये कौन सी क्रिया इसको हम लोग कहेंगे। तो जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं उसमें ऑप्शन ए दिया है कि तार्किक सामाजिक क्रिया, ऑप्शन बी मूल्यांकनात्मक सामाजिक क्रिया, ऑप्शन सी भावनात्मक सामाजिक क्रिया, और ऑप्शन डी परंपरागत सामाजिक क्रिया। तो जब कोई भी व्यक्ति करुणा और प्रेम में आकर कोई क्रिया करता है तो वेबर के अनुसार वो भावनात्मक सामाजिक क्रिया होती है। तो प्रश्न संख्या 14 का ऑप्शन सी जो है वह आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 15 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि सत्ता जो किसी नेता की विलक्षण विशेषताओं पर आधारित होती है जानी जाती है। तो ऑप्शन ए दिया है कि सर्वोच्च सत्ता, ऑप्शन बी तार्किक वैधानिक सत्ता, ऑप्शन सी चमत्कारिक सत्ता, ऑप्शन डी परंपरागत सत्ता। तो किसी व्यक्ति की विलक्षण विशेषताओं के आधार पर जो उसे सत्ता मिलती है उसको हम लोग चमत्कारिक सत्ता के नाम से जानते हैं। तो कैरिस्मेटिक अथॉरिटी। तो प्रश्न संख्या 15 का ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा, चमत्कारिक सत्ता या कैरिस्मेटिक अथॉरिटी। प्रश्न संख्या 15 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस पुस्तक को मार्क्सवाद की बाइबल कहा जाता है। ऑप्शन ए दिया है कि द होली फैमिली, ऑप्शन बी द जर्मन आइडियोलॉजी, ऑप्शन सी द पॉवर्टी ऑफ फिलोसफी, ऑप्शन डी दास कैपिटल। तो दास कैपिटल को मार्क्सवाद की बाइबल भी कहा जाता है। तो प्रश्न संख्या 16 का ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 17 की ओर हम लोग चलते हैं और देखते हैं उसमें क्या पूछा गया है। तो प्रश्न संख्या 17 में आपसे पूछा गया है कि सोशल एंड कल्चर मोबिलिटी पुस्तक किसने लिखी है। तो सोशल एंड कल्चर मोबिलिटी पुस्तक ये सोरोकिन के द्वारा लिखी गई है। तो प्रश्न संख्या 17 का ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 18 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि सोरोकिन के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से सामाजिक स्त्रीकरण के प्रकार हैं। ऑप्शन ए आर्थिक स्त्रीकरण, ऑप्शन बी राजनीतिक स्त्रीकरण, ऑप्शन सी व्यावसायिक स्त्रीकरण, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो सोरोकिन के अनुसार सामाजिक स्त्रीकरण के तीनों ही प्रकार हैं, आर्थिक, राजनीतिक और व्यावसायिक। तो प्रश्न संख्या 18 का ऑप्शन डी जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 19 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किसने सामाजिक गतिशीलता का सिद्धांत दिया है। ऑप्शन ए सोरोकिन, ऑप्शन बी कार्ल मार्क्स, ऑप्शन सी मैक्स वेबर, ऑप्शन डी स्पेंसर। तो सामाजिक गतिशीलता का जो सिद्धांत है वो सोरोकिन के द्वारा दिया गया है। तो प्रश्न संख्या 19 का ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 20 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस युग को मार्क्स ने
साम्यवादी कहा है? ऑप्शन ए आदिम, ऑप्शन बी दासत्व युग, ऑप्शन सी पूंजीवादी युग, ऑप्शन डी सामंतवादी युग। तो मार्क्स ने जो है आदिम युग को साम्यवादी युग भी के नाम से भी कहा है। तो प्रश्न संख्या 20 का ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न को हम लोग देख लेते हैं, प्रश्न संख्या 21। इसमें आपसे पूछा गया है कि कार्ल मार्क्स का ऐतिहासिक भौतिकवाद निम्नलिखित में से किससे संबंधित नहीं है? ऑप्शन ए ऐतिहासिक दृष्टिकोण, ऑप्शन बी द्वंद्ववाद, ऑप्शन सी आर्थिक निर्धारणवाद और ऑप्शन डी आध्यात्मवाद। तो प्रश्न संख्या 21 का ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा, आध्यात्मवाद। प्रश्न संख्या 22 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि वर्ग की अनिवार्य दशा क्या है? ऑप्शन ए वर्ग एकता, ऑप्शन बी वर्ग संगठन, ऑप्शन सी वर्ग चेतना, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो वर्ग की अनिवार्य दशा जो है वर्ग चेतना होती है। तो प्रश्न संख्या 22 का ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 23 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी प्राथमिक समूह की विशेषता नहीं है? ऑप्शन ए आमने सामने का घनिष्ठ संबंध, ये प्राथमिक समूह की विशेषता है। ऑप्शन बी आदर्शों का निर्माण, यह भी प्राथमिक समूह की विशेषता है। ऑप्शन सी सहयोग, यह भी प्राथमिक समूह की विशेषता है। ऑप्शन डी मैं की भावना, ये जो है प्राथमिक समूह की विशेषता नहीं है। तो प्रश्न संख्या जो 23 है उसका ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 24 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि किसकी रचनाओं में परकीकरण शब्द पाया जाता है? तो ऑप्शन ए दिया है मार्क्स, ऑप्शन बी हीगल, ऑप्शन सी मार्क्स और हीगल दोनों ही, ऑप्शन डी न तो मार्क्स न ही हीगल। तो परकीकरण शब्द जो है वो मार्क्स की रचनाओं में देखने को मिलता है। तो प्रश्न संख्या 24 का ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 25 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि मैक्स वेबर के अनुसार समाजशास्त्र की विषय वस्तु है? ऑप्शन ए सामाजिक व्यवस्था, ऑप्शन बी सामाजिक प्रकार, ऑप्शन सी सामाजिक क्रिया, ऑप्शन डी सामाजिक तथ्य। तो मैक्स वेबर के अनुसार समाजशास्त्र की विषय वस्तु सामाजिक क्रिया या सोशल एक्शन है। तो प्रश्न संख्या 25 को ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 26 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा वर्ग संघर्ष का कारण नहीं है? ऑप्शन ए सर्वहारा की वृद्धि, ऑप्शन बी वर्गों का ध्रुवीकरण, ऑप्शन सी श्रमिकों का वर्गीकरण, ऑप्शन डी पूंजीपतियों का संगठन। तो इसमें जो चार ऑप्शन दिए गए इसमें से आपका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन डी पूंजीपतियों का संगठन। अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं, प्रश्न संख्या 27 की ओर। इसमें आपसे पूछा गया है कि सामंतवाद में शोषकों को जाना जाता है? ऑप्शन ए बुर्जुआ, ऑप्शन बी पूंजीवादी, ऑप्शन सी कृषि दास, ऑप्शन डी सामंत। तो सामंतवाद में जो शोषक होते हैं वो सामंत होते हैं। तो प्रश्न संख्या 27 का ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 28 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि आइडियोलॉजी एंड यूटोपिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन ए कार्ल मार्क्स, ऑप्शन बी कार्ल मैनहीम, ऑप्शन सी एंगल, ऑप्शन डी मैक्स वेबर। तो आइडियोलॉजी एंड यूटोपिया नामक पुस्तक कार्ल मैनहीम की है। तो प्रश्न संख्या 28 का ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 29 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि किसने ज्ञान के समाजशास्त्र को विचार के सामाजिक या अस्तित्वमान निर्धारण का सिद्धांत कहकर परिभाषित किया है? ऑप्शन ए दिया है मैक्स वेबर, ऑप्शन बी दिया है कार्ल मार्क्स, ऑप्शन सी कार्ल मैनहीम, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन सी कार्ल मैनहीम। प्रश्न संख्या 29 का ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न को हम देख लेते हैं, प्रश्न संख्या 30। इसमें आपसे पूछा गया है कि सोरोकिन समाजशास्त्र को मानते थे? ऑप्शन ए सामान्य विज्ञान, ऑप्शन बी विशिष्ट विज्ञान, ऑप्शन सी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो सोरोकिन समाजशास्त्र को एक सामान्य विज्ञान मानते थे। तो प्रश्न संख्या 30 का ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 31 की ओर हम लोग चलते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि कार्ल मैनहीम ने ज्ञान के समाजशास्त्र के अध्ययन में किस दृष्टिकोण को अपनाया है? ऑप्शन ए संगठनात्मक, ऑप्शन बी संरचनात्मक दृष्टिकोण, ऑप्शन सी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन सी दोनों, संरचनात्मक और संगठनात्मक दृष्टिकोण दोनों। प्रश्न संख्या 32 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि सामाजिक क्रिया के अनिवार्य घटक हैं? ऑप्शन ए कर्ता, ऑप्शन बी लक्ष्य, ऑप्शन सी परिस्थितियाँ, ऑप्शन डी उपयुक्त में से सभी। तो सामाजिक क्रिया के अनिवार्य घटक कर्ता भी है, लक्ष्य भी है और परिस्थितियाँ भी हैं। तो प्रश्न संख्या 32 का ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 33 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि मार्क्सवादी सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा अधोसंरचना का तत्व है?
4 ऑप्शन दिए गए हैं आपके। ऑप्शन ए नैतिक मानदंड, ऑप्शन बी उत्पादन के उपकरण, ऑप्शन सी धर्म, ऑप्शन डी कानून। तो प्रश्न संख्या 33 का ऑप्शन बी उत्पादन के उपकरण आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं, प्रश्न संख्या 34 की ओर, और देखते हैं इसमें क्या पूछा गया है। तो जब प्रश्न संख्या 34 में आपसे पूछा गया है कि किस वर्ष में आत्मदर्पण का सिद्धांत जो कूले का है दिया गया था, तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा 1902 में। 1902 में कूले ने अपने जो समाजीकरण के आत्मदर्पण का सिद्धांत, लुकिंग ग्लास सेल्फ का जो थ्योरी है वो दिया था, सोशलाइजेशन का। तो प्रश्न संख्या 34 का ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 35 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि मैक्स वेबर का आदर्श प्रारूप है। ऑप्शन ए एक अनुसंधान उपकरण, ऑप्शन बी एक अनुसंधान लक्ष्य, ऑप्शन सी एक अनुसंधान सिद्धांत, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो प्रश्न संख्या 35 का ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 36 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि अंतर्भूत परिवर्तन का सिद्धांत किसने दिया है। ऑप्शन आपके जो 4 दिए गए हैं उसमें ऑप्शन ए दिया है कि पेट्रिम सरोकिन, ऑप्शन बी टायलर, ऑप्शन सी पार्सन्स, ऑप्शन डी पेरेटो। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा पेट्रिम सरोकिन। पेट्रिम सरोकिन ने अंतर्भूत परिवर्तन का सिद्धांत दिया है। तो प्रश्न संख्या 36 का ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 37 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि माल खुद के उपयोग के बजाय बिक्री के लिए उत्पादित किया जाता है कि एक उल्लेखनीय विशेषता है। ऑप्शन ए सामंतवादी समाज की, ऑप्शन बी पूंजीवादी समाज की, ऑप्शन सी प्राचीन समाज की, ऑप्शन डी आदिम समाज की। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन बी पूंजीवादी समाज की। प्रश्न संख्या 38 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि कार्ल मार्क्स के अनुसार भूमि पर स्वामित्व की धारणा ने किस युग को जन्म दिया। ऑप्शन ए दासत्व युग, ऑप्शन बी सामंतवादी युग, ऑप्शन सी पूंजीवादी युग, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन बी सामंतवादी युग। प्रश्न संख्या 39 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि किसने इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या दी है। ऑप्शन ए हीगल, ऑप्शन बी काम्ट, ऑप्शन सी स्पेंसर, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इतिहास की जो भौतिकवादी व्याख्या की गई है वो कार्ल मार्क्स के द्वारा की गई है। तो इस प्रश्न में कार्ल मार्क्स का ऑप्शन नहीं है। तो प्रश्न संख्या 39 का ऑप्शन डी जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 40 जो इस प्रश्न पत्र का अंतिम प्रश्न है, जिसमें आपसे पूछा गया है कि मार्क्स के अनुसार वह प्रक्रिया जिसके द्वारा कोई वस्तु एक स्वतंत्र प्राय रहस्यमय बाह्य वास्तविकता को ग्रहण करती है कहलाती है। ऑप्शन ए बाह्य मूल, ऑप्शन बी अतिरिक्त मूल, ऑप्शन सी वस्तुओं का जो है वो पणीकरण, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन सी। तो प्रश्न संख्या 40 का ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो इस प्रकार सन 2022 में जो एमए सेकेंड सेमेस्टर के समाजशास्त्र के फर्स्ट पेपर में जो 40 प्रश्न आपसे पूछे गए थे उन सभी प्रश्नों के उत्तर आपको प्राप्त हो गए हैं। तो यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिएगा और अपने उन मित्रों को भी यह वीडियो शेयर कीजिएगा जिनका समाजशास्त्र एक विषय एमए में है। और यदि ये आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको इस विषय से संबंधित सभी जानकारियों का जो नोटिफिकेशन है वो समय से मिल जाए। धन्यवाद।